बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17, वेव्स एंड ऑसिलेशन। कोड हमारा 102 और डेट है हमारी 28/11/2020। और कल जो है वो हमने स्टडी किया था इंटेंसिटी ऑफ वेव, पावर ऑफ वेव, वेव इक्वेशन। और आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हम इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है इन द केस ऑफ वेव्स। और इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो केसेस होते हैं, मतलब जो ज़्यादा केसेस होते हैं, उसमें दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं स्पेस के अंदर। यानी कि हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स हैं और वो स्पेस में मूव कर रही हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। मिसाल के तौर पर जब साउंड का म्यूज़िक जो है वो हमारे कानों तक पहुंचता है, ठीक है, तो हम सेपरेट कर सकते हैं कि साउंड्स आर डिफरेंट, मतलब मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब दो वेव्स मूव करती हैं किसी स्ट्रेस स्ट्रिंग में और वो कंबाइन होती हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो जो रिजल्टेंट होता है हमारे पास वो सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स के बराबर होता है। यानी कि इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज करें कि हमारे पास जो है वो इस तरह एक ये स्पोर्ट है और ये एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये किसी एक्स डायरेक्शन में वेव्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है। अब आप कह लेंगे एक और वेव भी है इधर, ये मूव कर रही है, ठीक है, ये मूव कर रही है। तो हम कहते हैं कि ए का डिस्प्लेसमेंट y1 है और दूसरे का y2 है। तो ये अगर सपोज करें कि किसी इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर आप सपोज करें कि एक ये पॉइंट P ले लें और एक वेव ये यूं आ रही है, ठीक है, दूसरी वेव भी ये यूं आ रही है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर वेव्स जो हैं वो कंबाइन हो रही हैं। तो इनका ये कंबाइन होना जो है अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक ये दोनों एड जो वेव्स हैं ये इनका सम हो जाएगा इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि देखिए आप कि y ऑफ x कामा t, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास y1 x कामा t प्लस माइनस y2 x कामा t, हम इसको ये राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है, और ये दोनों का हमने सम जो है वो ले लिया। और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ये चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है कि वेव्स का फेज क्या है। तो अगर आप सपोज करें कि हमारे पास दो पल्सेज हैं जो कि किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर दो पल्सेज जो हैं वो मूव कर रही हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पल्स जो हैं वो कंबाइन होंगी कुछ पॉइंट्स के ऊपर और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमारे पास सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू पल्सेज होगा। तो बोथ पल्सेज जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो पास कर जाएंगी, यानी कि एक दूसरे से के करीब आकर एक दूसरे से जो है वो पास कर देंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास दो वेव्स या दो पल्सेस यूँ मूव करती हुई आ रही हैं, देखें एक ये पल्स आ रही है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी हमारे पास यहाँ से ये पल्स आ रही है, ठीक है। तो ये पल्सेस जो हैं ये मूव करती हुई
ऐसे, ये एक दूसरे से पास थ्रू होंगी, यूं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही, और ये एक दूसरे से पास करके यूं गुजर जाएंगी, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये आपस में इनका जो है वो सम हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकल आएगा। या ये वेव्स यूं भी जा सकती हैं कि अगर हम कहें कि एक यूं जा रही है और एक यूं जा रही है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो तब भी ये एक दूसरे से पास करेंगी, और जब पास करेंगी तो इनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड अप होंगे। जब इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स आपस में ऐड अप होंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की रिजल्टेंट वेव जो है वो बन जाएगी, ठीक है। और ये रिजल्टेंट वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो है वो वेव्स एक दूसरे के इफ़ेक्ट को इन्हांस कर रही हैं या एक दूसरे के इफ़ेक्ट को वो कैंसिल कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर दो वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को इन्हांस कर रही हैं, ठीक है, मतलब वो एक पॉइंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो ऐड अप होती हैं और एक दूसरे के इफ़ेक्ट को वो इन्हांस कर रही हैं, तो आप देखें कि ये देखें आप कि अगर एक वेव ये है, ठीक है, दूसरी वेव ये है, तो अगर ये एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर रही हैं तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये रिजल्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इन्हांस हो जाएगा, वो जो है वो इंक्रीज हमारे पास हो जाएगा। तो ये फिनोमेना जो है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं उनमें एक तो है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टेशनरी वेव्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास बीट्स, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेशन इसके हमारे पास नंबर 1 हमारे पास इंटरफेरेंस, नंबर 2 हमारे पास स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास बीट्स। स्टेशनरी वेव्स और जो हमारे पास इंटरफेरेंस है इसको तो हम इसी चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है वेव्स का, और जो बीट्स हैं उसको हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं। ये आप इंटरफेरेंस ऑफ वेव जो है ये फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर है नंबर 9 उसके अंदर भी स्टडी इसको किया हुआ, वहाँ पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसको स्टडी करते हैं। तो आप देखें हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में हमें पहले देखते हैं कि ये इंटरफेरेंस जो है ये क्या फिनोमेना होता है। जब दो वेव्स, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं इंटरफेरेंस के लिए, जब दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड की सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे से कंबाइन होती हैं और इसके नतीजे में हम एक रिजल्टेंट वेव जो है वो हासिल करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। यानी कि हमारे पास क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। नंबर 1 हमारे पास सेम एम्पलीट्यूड
दोनों वेव्स होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होनी चाहिए, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। तो अगर हमारे पास इस तरह की वेव्स हों, ठीक है, जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ हो, सेम स्पीड हो और सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रही हो, तो ये मूव करते हुए किसी पॉइंट के ऊपर कंबाइन होंगी और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव आएगी। और ये फिनोमेना जो है, ये जो वेव्स का कंबाइन होना है किसी पॉइंट के ऊपर, जो ये कंडीशंस जो है उनको पूरा कर रहा हो, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो अब आपको थोड़ा सा पता लगा कि अगर दो वेव्स जो हैं वो मूव करती वो आपस में कंबाइन हो जाएं, ठीक है, तो अब ये कि आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो इंटरफेरेंस हो रही है उस इंटरफेरेंस के अंदर जो फेज़ है वेव्स का वो क्या है। यानी कि वेव्स क्या आया इन फेज़ हैं या वेव्स जो हैं वो आया आउट ऑफ फेज़ है। ये इसकी अभी हमें ज़्यादा समझ आएगी जब हम जो है इनकी कंडीशंस करेंगे और इसकी टाइप्स हम इंटरफेरेंस की पढ़ेंगे। जो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं वो आगे मैं उनको टाइप्स को डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन पहले इससे पहले जो है हमें जो है वो इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो ड्राइव आउट करनी है कि हमारे पास क्या, अगर दो वेव्स जो ये कंडीशंस पूरी कर रही हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हो, तो अगर वो किसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे से कंबाइन हो तो हमारे पास वहाँ पर किस किस्म की इक्वेशन जो है वो जनरेट होगी। तो आप सपोज करें कि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या है कि हमारे पास दो साइनोसाइडल वेव्स हैं जिनका सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रिक्वेंसी है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, हमारे पास क्या है, वी हैव टू साइनोसाइडल वेव्स, हमारे पास दो साइनोसाइडल वेव्स हैं विच आर मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं। तो अब हमें ये जो दो वेव्स हैं जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, हमने इन दो वेव्स का इंटरफेरेंस जो है उसको चेक करना है और इसके लिए हमें इसकी जो है वो इक्वेशन ड्राइव आउट करने के लिए पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वेव का ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है y1 x कामा t इज इक्वल टू ym cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t माइनस phi1, ये हमारे पास, और दूसरे का है y2 x कामा t ym cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t माइनस phi2। ये हमारे पास जो है दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं ट्रांसफर वेव्स के, ठीक है, ये मूव कर रही हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन और ये किसी पॉइंट पर ये कंबाइन होती हैं और आपस में इंटरफेयर करती हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि y ऑफ x कामा t y1 x कामा t प्लस माइनस y2 x कामा t, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, तो y ऑफ x कामा t इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा ym cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t माइनस phi1 और प्लस y2 की जगह पर ym cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t माइनस phi2। ये हमारे पास y ऑफ एक्स टी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब हमने ये जो रिलेशन हमारे पास आ गया,
इस रिलेशन को हमने फर्दर जो है वो सॉल्व आउट करना है, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो निकल आएगी। तो मैं इसी इक्वेशन को फर्दर जो है वो लेके चलता हूँ। ये जो मैंने राइट डाउन किया है, ये ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर वाई एम को आप कॉमन निकाल लें, वाई ऑफ एक्स कामा टी, वाई एम को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ की एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई वन प्लस कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू। ये मैंने निकाल लिया। अब आप इसके ऊपर लगाएं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या है हमारे पास के साइन ऑफ पी प्लस, अच्छा यहाँ पर जो है ये 1 मिनट, इसको आप फेज को साइन निकाल लें। वैसे को साइन से भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप इसको साइन निकाल लें, यानी कि हमारे पास जो है ये इसको साइन ले लें। ठीक है, इसको भी साइन ले लें, यानी कि हमारे पास y1 ऑफ एक्स टी जो है वो क्या हो जाएगा, वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई वन, और y2 ऑफ एक्स टी हो जाएगा हमारे पास वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू। अच्छा, ये मैंने साइन इसलिए ले लिया क्योंकि हमने बुक में साइन लिया हुआ है, वैसे हो ये कॉस से भी सकता है, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ फेज़ का फ़र्क पड़ेगा कि कोसाइन की फॉर्म में आए या साइन की फॉर्म में आए, तो वो आपको पता है कि सिर्फ फेज़ का फ़र्क पड़ता है कि मैक्सिमम से ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही है या मिनिमम से ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल हम बुक के मुताबिक जो है वो चलते हैं। तो साइन ऑफ पी साइन ऑफ क्यू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और कॉज ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2। ये हमारे पास चीज़ जो है वो आ जाएगी। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो P और Q की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास ये है, P की वैल्यू हमारे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई वन है, और Q की वैल्यू हमारे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू है। ये हमारे पास वैल्यूज़ है, और इसको हमने अबव इक्वेशन के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। तो बड़ी इजीली हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और देखें कि ये मैं इसको इस पे अप्लाई करता हूँ। तो लेट्स सी के हमारे पास जो है y ऑफ x कामा टी 2ym, ठीक है जी, 2ym साइन ऑफ, अब p की वैल्यू हमारे पास के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई वन प्लस क्यू की के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह हमारे पास कॉज की वैल्यू के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई वन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। तो ये रिलेशन जो है ये हमारे पास बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो रिलेशन है हमारे पास, इसको फर्दर जो है वो सॉल्व आउट करना है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व आउट करते हैं। आप देखें कि पहले
मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। आप पहली टर्म जो है जो साइन के साथ है आप उसको देखें, y ऑफ x कामा टी 2ym साइन ऑफ, आप देखें kx प्लस kx, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 2kx और माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी और माइनस 5 1 और माइनस 5 2, माइनस 5 1 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह कोसाइन वाली आप देखें kx माइनस kx, ये तो कट जाएगा, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 माइनस 5 1, 5 2 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब आपने ये जो वैल्यू है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई जो है वो करके देख सकते हैं। आप देखें कि हमारे पास जो है cos ऑफ 5 2 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये निकल आया। तो आप इसको राइट डाउन करें, मैं ये नीचे से मिटा देता हूँ। ये इक्वेशन जो है इसको लिखें आप y ऑफ x कामा टी 2ym साइन ऑफ, देखिए 2 कॉमन निकलेगा kx माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और माइनस यहाँ से कॉमन निकालें तो 5 1 प्लस 5 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। और cos ऑफ 5 2 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये जो सारा फैक्टर है हमारे पास 5 1 प्लस 5 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कोई फेज 5 के बराबर ले लेंगे और 5 2 माइनस 5 1 को हम कह लेंगे डेल्टा 5। तो ये मेरे पास इक्वेशन f ऑफ x कामा टी इज इक्वल टू 2ym साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5 और cos ऑफ डेल्टा 5 ओवर 2, ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये इक्वेशन जो है एक्चुअली ये रिजल्ट हमारे पास इंटरफेरेंस का जो है वो निकल आया। तो मैं इसको ज़रा दोबारा इसको ऊपर करके साफ करके लिख देता हूँ इस रिजल्ट को। तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन क्या आई, y ऑफ x कामा टी, इसको मैं लिख लेता हूँ 2ym cos ऑफ डेल्टा 5 ओवर 2 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन, दिस इक्वेशन is known as equation of interference। ये इक्वेशन जो है इसको हम इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब आप इस पर क्लियरली दे सकते हैं कि हमारे पास एक टर्म है 2ym cos डेल्टा 5 ओवर 2 और दूसरी टर्म है हमारे पास साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है, ये भाई फर्स्ट टर्म,
ये क्या डिफाइन करिए, फर्स्ट टर्म जो है ये फेज डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान डिस्क्राइब करिए, ये वाला 2ym cos डेल्टा फाई ओवर 2, ये क्या डिस्क्राइब करता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। क्योंकि एक वेव जो है उसका फेज कांस्टेंट फाई 1 है, एक का जो है फेज कांस्टेंट फाई 2 है, ठीक है। और दूसरी वेव दूसरी टर्म सेकंड टर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक साइनोसाइडल वेव है। ये जो टर्म है हमारे पास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई is representing that the wave is a sinusoidal wave, कि वेव जो है वो एक साइनोसाइडल वेव है। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल आई है, इसी की बेस के ऊपर हमने कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस जो है उनको डिस्क्राइब करना है। और इसके नतीजे में हमारे पास दो किस्म की इंटरफेरेंसेस होती हैं, और वो दो किस्म की इंटरफेरेंसेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इस इक्वेशन की बुनियाद पर अब हम सॉल्व आउट करेंगे। तो there are two types of interference. हमारे पास दो किस्म की जो इंटरफेरेंस है वो है, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नंबर 2 पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन दोनों को हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है इसमें आप देखें कि हमारे पास अगर दो वेव्स हैं, सपोज करें कि एक वेव ये, ठीक है, ये वेव 1 है और एक वेव ये वेव 2 है, ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, इनका वही कंडीशन है जो इंटरफेरेंस की होती हैं उसको ये सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जो इक्वेशन है हमारे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमारे पास आ रहा था इक्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर, वो था 2ym cos डेल्टा फाई ओवर 2। तो अगर हमारे पास यहाँ पर डेल्टा फाई जो है ये 0 के बराबर है, यानी कि दोनों वेव्स 1 और 2 इन फेज हैं। 0 का मतलब है कि इन फेज, इन फेज का मतलब है सेम फेज, सेम फेज है। तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 2ym का 0/2 और वो आ जाएगा 2ym, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका डबल हो गया 2ym। इसका मतलब है कि इस इंटरफेरेंस के अंदर एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट पे ही फॉल करता है और उसका ट्रफ भी ट्रफ पे फॉल करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है।
यानी कि जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो बढ़ जाता है। देखें ना, आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2/n आ रहा है। यानी कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। ये क्या हमारे पास रिजल्टेंट वेव, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास 2ym है। तो इसका मतलब हुआ है कि जब दो वेव्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करें और किसी पॉइंट के ऊपर आपस में सुपर इम्पोज हों, एक दूसरे के साथ मिलें और इस तरह मिलें कि इनका फेज जो है वो सेम हो, तो जब फेज सेम होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वेव का वो मैक्सिमम हो जाएगा। और इस किस्म की जो इंटरफेरेंस होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। अब हमने जो है वो कंडीशन कैलकुलेट करनी है इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसकी कंडीशन को करने के लिए आप देखें हमारे पास फेज डिफरेंस जो है वो कितना था। फेज डिफरेंस था हमारे पास डेल्टा फाई ओवर 2 के बराबर है। तो अगर डेल्टा फाई जो है, अगर डेल्टा फाई बाई 2 जो है ये हमारे पास 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई सो ऑन के बराबर हो, तो डेल्टा फाई मेरे पास 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा फाई मेरे पास क्या आ रहा है, 2n पाई, और यहाँ पर n जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जा रहा है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कंडीशन, ये जो डेल्टा फाई है दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो है ये मेरे पास कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो आ गई। तो इसको हमने फेज डिफरेंस की फॉर्म में इसको राइट डाउन किया है, लेकिन हम इसे पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में भी राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में हम कैसे कैसे कर सकते हैं कि अगर हम पार्ट डिफरेंस कहें कि पार्ट डिफरेंस जो है हमारे पास दो वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ पाथ है, अगर कहें हम के पार्ट डिफरेंस जो है वो हमारे पास डेल्टा एक्स जो है ये बराबर है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन के, लैम्डा वेव लेंथ है इसके अंदर। तो डेल्टा एक्स जो है वो n लैम्डा के बराबर होगा, और यहाँ पर n जो है ये हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये तो हो गया हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, डेल्टा एक्स n लैम्डा के और डेल्टा फाई 2n पाई के। फेज डिफरेंस दी क्या हैं, ये कंडीशंस हैं ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकल। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। तो जब दो वेव्स मूव कर रही हो लेकिन वो वेव्स इन फेज ना हो, यानी कि क्रस्ट ऑफ एक वेव का दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करे और ट्रफ जो है वो क्रस्ट पे फॉल करे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। और ये फिनोमेना जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि वेव्स इन फेज नहीं होगी, वेव्स आर आउट ऑफ फेज। मिसाल के तौर पर एक वेव ये है, ये वेव 1 है, ठीक है, और दूसरी वेव ये है, ये वेव 2 है। आप देख लें कि ये दोनों वेव्स इन फेज नहीं है, ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज हैं और इसकी जो रिजल्टेंट वेव है उसमें हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा। ये रिजल्टेंट वेव, तो इसका मतलब है कि जब दो वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों लेकिन उनके फेज डिफरेंट हो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि कम एम्पलीट्यूड आता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 के बराबर आता है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। तो अब हमें देखनी है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप देखें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है इंटरफेरेंस की, एफ ऑफ वाई एक्स ऑफ टी 2ym cos डेल्टा फाई ओवर 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है, 2ym cos डेल्टा फाई ओवर 2। तो यहाँ पर डेल्टा फाई आप देखें आउट ऑफ फेज है तो वो पाई होगा, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2ym cos ऑफ पाई ओवर 2। तो cos पाई ओवर 2 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 के बराबर या मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि cos पाई बाई 2 0 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। कंडीशन of destructive interference। तो कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखें कि हमारे पास अगर फेज डिफरेंस वो बराबर हो डेल्टा फाई बाई 2, हमारे पास पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 5 बाई 2 सो ऑन। तो हमारे पास फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से डेल्टा फाई मेरे पास 2n प्लस माइनस 1
पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कट गया, तो डेल्टा फाई मेरे पास 2n प्लस माइनस 1 पाई के बराबर आ गया। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है ये कंडीशन निकल आई। पार्ट डिफरेंस की यानी कि आप जो है इसी तरह ये फेज डिफरेंस के लिए इसमें n को आप पुट करें तो हमारे पास n को 1 2 3 और ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो है वो वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह हमारे पास जो है डेल्टा x जो है, ठीक है, अगर हम डेल्टा x यानी कि पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पाथ डिफरेंस में हमारे पास देखें कि ये क्या आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस। और इसके अंदर भी आप क्लियरली दे सकते हैं कि अगर n हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जा रहा हो तो लैम्डा बाई 2, उसके बाद 1 रखेंगे तो हमारे पास 2 लैम्डा बाई 2 फिर 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरह जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो आप पार्ट डिफरेंस और जो हमारे पास है फेज डिफरेंस, इसको भी आपस में मैच कर सकते हैं। आप देखें कि डेल्टा x जो है हमारे पास अगर 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो डेल्टा फाई हमारे पास क्या था, डेल्टा फाई था हमारे पास 2n प्लस माइनस 1 पाई। तो यहाँ से अगर मैं 2n प्लस 1 की वैल्यू निकाल दूँ तो डेल्टा फाई ओवर पाई और इधर पुट काट दूँ, डेल्टा x डेल्टा फाई ओवर पाई और लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा फाई आप देखें आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पाई ओवर लैम्डा डेल्टा x, और 2 पाई ओवर लैम्डा में पता है कि k के बराबर होता है वेव नंबर के, तो डेल्टा फाई जो है वो k डेल्टा x के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये क्या, ये फेयर डिफरेंस है और ये पार्ट डिफरेंस है। तो फेयर डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस जो है वो एक दूसरे के साथ वेव नंबर से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को हमने देख लिया। अब एक छोटा सा आर्टिकल है आगे कि हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस बाद दफ़ा डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की वजह से भी होती है और उसको हम कहते हैं पार्शियल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ड्यू टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। तो सपोज करें कि हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव्स हैं जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेव लेंथ है, स्पीड और मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। दोनों वेव्स जो हैं इनका स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। तो ये दोनों वेव्स क्या करेंगी, ये पार्शियल जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखें तो डेल्टा फाई जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो y1m माइनस y2m इज इक्वल टू 0। और
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी हमारे पास y1m माइनस y2m दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। और उसमें जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो डेल्टा फाई विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस केस में जो है ये देख लें आप, ये पार्शल इंटरफेरेंस जो है वो करेंगे, चाहे वो पार्शल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चाहे वो पार्शल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो दोनों सूरतों में ये पार्शल इंटरफेरेंस जो है वो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और को स्टडी कर लिया, फिर हमने उसकी एक एप्लीकेशन भी देख ली। अब कल जो है फिर हम स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।